गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज सुबह 11 बजे से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। पहले दिन दोपहर 12 बजे कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल सदन में पेश किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा में रखे जाने वाले बिल और सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाने पर बातचीत होगी। सदन में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की रणनीति को लेकर बैठक होगी। कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली बैठक से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी। शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कल सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 42 नेता शामिल हुए। मीटिंग में राजनीतिक दलों ने किसान, कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए एनडीए के नेताओं ने बैठक की है और विधेयकों को पारित कराने की रणनीति तैयार की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेडीयू अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह और अन्य एनडीए फ्लोर के लीडर्स मौजूद थे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और एनडीए के सहयोगी एकजुट हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने एनडीए की बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग की है। एनपीपी के नेता अगाथा संगमा ने एनडीए दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक में कहा कि सरकार लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएए को निरस्त करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विपक्षियों को एक बार फिर संघ का महत्व समझाने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने कहा है कि संघ कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि पारिवारिक माहौल वाला एक समूह है। ग्वालियर में आरएसएस के कार्यक्रम में भागवत ने यह भी कहा कि संघ में संगीत कार्यक्रम होते हैं तो यह कोई संगीतशाला नहीं है और न ही कोई व्यायामशाला या मार्शल आर्ट क्लब है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून की मांग करते हुए टिकैत ने सख्त लहजे में कहा है कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर भी तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर के 2500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में योगी मौजूद रहेंगे। उसके बाद 4 बजे के करीब योगी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद सीएम शाम को समीक्षा बैठकें करेंगे। यूपी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हुई है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण एसपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों का साथ आना बेहतर होगा। त्रिपुरा नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहित 14 अर्बन बॉडीज में हुए चुनाव में बीजेपी ने 334 में से 329 वार्ड्स पर कब्जा जमा लिया है। अगरतला में सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पार्टी वर्कर्स को बधाई दी है। महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट के लिए आज उपचुनाव होंगे। केरल कांग्रेस के जोस के मणि और तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष के इस्तीफे के कारण ये दोनों सीटों पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। सभी सीटों पर वोटिंग के बाद आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। बिहार में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने आज से 5 दिवसीय विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को बुलाया है, जो हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्ष ने सरकार को जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। तेजस्वी ने नंबर 1 और नंबर 0 बताते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि 16 साल में बिहार गरीबी, अपराध, पलायन, कुपोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों, नौकरी, रोजगार देने में 0 नंबर पर है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर फिर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है। अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि हमारे शासन के दौरान जिन इलाकों से आतंकवाद का सफाया हुआ था,
वहाँ आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है। ये आतंकी बाहर से नहीं आए हैं, ये कश्मीर के नौजवान हैं जो गुस्से और दूसरे कारणों से हथियार उठाने को तैयार हैं। पंजाब और दिल्ली के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी जंग भी जारी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह के चैलेंज के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 250 बेस्ट स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है और प्रगट सिंह से भी पंजाब के स्कूलों की सूची जारी करने को कहा है। दिल्ली में आज से फिर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए कहा है कि पर्यावरण और वन विभाग ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। स्कूलों को खोलने के बाद अब बाकी गतिविधियों को लेकर कोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिल सकते हैं। वहीं राजधानी में कोरोना के हालातों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए की एक बैठक बुलाई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा होगी। एयरटेल और वोडाफोन के बाद जियो ने भी अपने प्लान महंगे कर दिए हैं। जियो के नए रिचार्ज प्लान 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएंगे। कंपनी का सबसे ज्यादा पॉपुलर 555 रुपए वाला प्लान अब 666 रुपए का हो गया है, तो 599 रुपए वाला प्लान अब 719 रुपए का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बाद शिक्षकों के लिए प्रवेश परीक्षा टेट को रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में पेपर लीक गिरोह के 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से प्रश्न पत्र, मोबाइल और पेन ड्राइव और नोट्स बरामद किए गए। सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में वसूली के आरोपों से घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की आज फिर से पेशी है। परमबीर को सीआईडी ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। परमबीर सिंह को आज चांदीवाल आयोग के सामने भी पेश होना है। यहां से परमबीर अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीआईडी दफ्तर पहुंचेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना होगा। साथ ही नेगेटिव कोविड रिपोर्ट पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। मोदी सरकार ने 12 देशों की लिस्ट जारी की है जिन्हें हाई रिस्क देश की कैटेगरी में रखा गया है। इन देशों से भारत आने वालों को एयरपोर्ट पर भी कोरोना टेस्ट कराना होगा। हाई रिस्क देशों की कैटेगरी के बाहर के देशों से भारत आए यात्री को एयरपोर्ट से जाने की अनुमति होगी। उन्हें अगले 14 दिनों तक खुद की मॉनिटरिंग करनी होगी। नीदरलैंड में 13 और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और मामले सामने आए हैं। इजराइल ने ओमिक्रॉन की दहशत के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमाएं बंद करने का फैसला लिया है। नेपाल ने भी दक्षिण अफ्रीका से यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोरक्को ने भी कोविड के नए वेरिएंट के कारण आने वाली यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट में लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही तीसरी लहर का कारण बन सकती है। एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर के चीफ ने बताया कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें तुरंत कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। इन्फेक्शन बढ़ने के चलते एक्सपर्ट ने भारत में भी बूस्टर डोज की जरूरत बताई है। और आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद का ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर के 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले आज सुबह 10 बजे विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक बुलाई है। हालांकि टीएमसी ने कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक से किनारा कर लिया है और वहीं आज सदन में तीनों कृषि कानून की वापसी का बिल भी पेश होगा। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और पूरी आशंका है कि इस बार भी संसद का सत्र अलग नहीं होगा, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होगा। लेकिन परंपरा के मुताबिक सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां पर संसद को ठीक से चलाने पर चर्चा हुई है। और इस बैठक में विपक्ष के तेवर से ये साफ हो गया है कि वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने नहीं वाली और इसीलिए कांग्रेस ने अहम बैठक भी बुलाई है। किसान की एमएसपी गारंटी, कोरोना का बढ़ता संक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी और जासूसी कांड। समझने वाले समझ गए होंगे कि संसद का शीतकालीन सत्र कितना विस्फोटक रहने वाला है। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं आए।
राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन मीटिंग के बीच से ही नाराज होकर बाहर आप सांसद संजय सिंह निकल गए। आरोप लगाया उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। तो शीतकालीन सत्र से पहले सुलह बैठक में ही तनाव दिख गया। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार को सभी बड़े मुद्दों पर संसद में बहस करना ही चाहिए। जासूसी कांड, किसान के लिए एमएसपी की गारंटी पर चर्चा है। इसके साथ पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई का मुद्दा उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस इन मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहेगी। रणनीति ये है कि संसद में इन मुद्दों पर चर्चा करा के कांग्रेस पूरे देश को बड़ा संदेश देना चाहेगी। इसमें बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल। टीएमसी ने एमएसपी पर कानून के साथ साथ 10 मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग की है। उधर सरकार की कोशिश ये है कि सर्वदलीय बैठक करा के विपक्ष को मनाया जाए। कम से कम ये संदेश जाए कि सरकार किसी भी सूरत में टकराव नहीं चाहती। इस बार के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार के बीच संसद की कार्रवाई की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सत्र में कुल 26 विधेयक पेश करने की तैयारी है। कृषि कानून, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक और मानव तस्करी निवारण विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण बिल हैं। सरकार वो सजेशन सब नजर में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आए पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हालांकि इन तमाम बैठकों के बावजूद भी सरकार संसद के अंदर के हालात काबू में कर पाएगी, इसके आसार नहीं के बराबर है। संसद में सबसे ज्यादा घमासान जिस मुद्दे पर छिड़ना है वो कृषि कानून और जासूसी का मुद्दा है। इसके अलावा यूपी के चुनाव को देखते हुए लखीमपुर कांड की गूंज भी संसद में जरूर सुनाई देगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर विपक्ष मोर्चा खोल सकता है। कुल मिलाकर संसद का ये सत्र हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विपक्ष के सभी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है और ये जो मीटिंग है वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। कांग्रेस ये चाहती है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सदन में सरकार को घेरने का प्लान तैयार करे। हालांकि विपक्ष के अंदर अपनी कितनी एकजुटता दिखा पाते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टीएमसी ने विपक्ष की इस बैठक से किनारा कर लिया है। We are not attending the meeting. Does this mean that the opposition is divided? That I cannot make any comment because we are also in the opposition. We are not attending the meeting. Does this mean that the opposition is divided? That I cannot make any comment because we are also in the opposition. इस वक्त एक और बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद से करते हुए टिकैत ने यह कहा है कि सरकार अपना दिमाग ठीक करे, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। पिछले साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई थी और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हो गए थे और राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मांगी तो 26 जनवरी दूर नहीं है। एक समूह को समझा नहीं पाई। हम एक समूह है भाई जिसे नहीं समझा पाए हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है।
और ये देश का किसान भी यही है, अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। जैसे कोरोना बीमारी थी ऐसे ही काले कानून भी बीमारी थी, खत्म हो जाएगी। तो उसके आगे और अरे उसके आगे एमएसपी है भाई, उसके आगे एमएसपी है जो, और ये कानून लेकर आना चाहते हैं उसके आगे वो है, बहुत सी चीजें है। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। यूपी चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ दौरे करने में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर के 2500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में योगी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, मन्नू कोरी, सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विजय कुमार दुबे भी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 4 बजे के करीब योगी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह के अवसर पर शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे। उसके बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक सीएम योगी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक होगी। फिर सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के संबंध में वीसी के जरिए एक समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव समेत कई अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी सहारनपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी एसपी गठबंधन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हुई है, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर एसपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों का साथ आना बेहतर होगा। वहीं चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि राजनीति महज चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना है। हालांकि चंद्रशेखर ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। उनका कहना है कि ये मुलाकात सामान्य थी। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी हो रही है। इसी बीच यूपी जैसे राज्य में जहां चुनाव है और बड़ी संख्या में न सिर्फ चुनावी रैलियां हो रही है, बल्कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी भीड़ वाली रैलियां देखने को मिल सकती हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर के आने के आसार हैं। इसके साथ यूपी जैसे राज्य में जहां सेकेंड वेव में हालात काफी खराब हो गए थे, लाखों लोग कोरोना से पीड़ित थे, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और गंगा में तैरती लाशों वाला दर्दनाक दृश्य शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे में अगर चुनावी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी तो ज्यादा दिक्कत होने की संभावना है। यानी कि अब चुनाव आयोग को चुनावी रैलियों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने, साथ ही सरकारों को भी एहतियात बरतने के लिए सतर्क होना जरूरी है। तो यूपी एटीएस ने मुन्ना भैया के पूरे गिरोह का ही दबोच लिया है और इस गिरोह ने यूपी टीईटी की परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक करके सिस्टम को चुनौती दी थी। हालांकि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा। इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे थे। अब सरकार ने यह भरोसा दिया है कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा की जाएगी। हवालात के ठीक बाहर ये चेहरे उत्तर प्रदेश के वो मुन्ना भाई हैं जिन पर यूपी टेट के प्रश्न पत्र को लीक करने का आरोप लगा है। यूपी एसटीएफ ने जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 23 मुन्ना भाइयों को दबोचकर नकल के बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया गया। पेपर लीक के मामले में लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी टीईटी की परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला हुआ।
अब सरकार ने फैसला किया है कि अगले महीने ही ये परीक्षा फिर से ली जाएगी। 2 पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से फॉर्म नहीं भरना होगा, न ही किसी तरह का कोई शुल्क लिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों से बिना कोई पैसा दिए अपने अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। चुनावी माहौल है। बेरोजगारों को मुद्दा बनाए हुए विपक्ष ने तुरंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, यूपी TET 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को साधते हुए पेपर लीक को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। TT का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। आरोप प्रत्यारोप और छात्रों के मायूसी के बीच मुन्ना भाइयों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। फर्ज कीजिए कि परीक्षा होती और नकल करने वाले कामयाब होते तो ये सीधे सीधे मेधावी छात्रों के अधिकारों और भविष्य के साथ खिलवाड़ होता। कोई दो राय नहीं है कि परेशानियों के बीच यूपी पुलिस ने इस रैकेट को वक्त रहते धराशायी कर कई छात्रों के भविष्य को भी बचाया है। लखनऊ से आदर्श सिंह और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।